हेलो दोस्तों, साइंस के इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन जानेंगे बिल्कुल विस्तार से। रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। और पहला ही प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट में से एक है। चलिए बारी बारी से सारे सेंटेंस को हमें पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन ए है, क्लोरीन तथा आयोडीन को सशक्त निसंक्रामक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ये हमसे ये क्या है, सही हो जाएगा। और ये सेंटेंस भी आपको ध्यान रखना है कि क्या बोला जा रहा है। वहीं ऑप्शन बी की बात करें तो बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है और हमसे गलत कथन ही पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी भी पढ़ लेते हैं, क्या था। निसंक्रामक जिंदा ऊतकों के लिए हानिकारक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये सही कथन हो गया। ऑप्शन डी था एक से अधिक और ऑप्शन ई था इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर की बात हमें पता चल गई कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वही बात करें, यह सेंटेंस तो गलत हो गया। अब यहाँ पर चलिए कुछ जानकारी लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये नोट डाउन कर लेना है कि सांद्र बोरिक अम्ल, चूंकि यहाँ देखिए बोरिक एसिड का ही चर्चा हुआ है, तो सांद्र बोरिक एसिड जो है रोगाणुनिधि रोगाणुरोधी की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ये बात सही है। ठीक है, अगर इसकी चर्चा करें तो वहीं अगर यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये ध्यान रख लेना है, इस तरह से नोट डाउन करते हुए, किसके बारे में, फिनॉल के बारे में। फिनॉल, ठीक, फिनॉल की क्यों बात कर रहे हैं, चूंकि इसका विलयन जो होता है, फिनॉल का विलयन की अगर हम बात करें तो सामान्यता एक एंटीसेप्टिक क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक की भांति कार्य करता है। भांति तो ये भी हो सकता है, आपका सेंटेंस के रूप में दे सकता है। तो आपको पता रहेगा तब ना सही गलत कर पाइएगा। वहीं डिटॉल का भी ध्यान रख सकते हैं। डिटॉल तो आप लोग जानते ही है। तो डिटॉल भी क्या है, एक विलयन की अगर बात करें तो ये एंटीसेप्टिक ही है। क्या है, एंटीसेप्टिक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। बात यहाँ था क्या, क्लोरीन का। तो क्लोरीन से आप क्या ध्यान रख सकते हैं, चूंकि क्लोरीन का जो प्रयोग होता है, क्लोरीन का प्रयोग की अगर हम बात करें तो पीने के पानी में, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि पीने के पानी में किसका प्रयोग होता है, कीटनाशक की तरह क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट भी इसमें नोट डाउन कर लेंगे, किसका, तो क्लोरीन का। चलिए अब अगले प्रश्न पे चर्चा कर लिया जाए कि अगला साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। और देखिए एक प्रश्नों में आपको कितनी सारी जानकारी दी गई है। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है, देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है उपचार के लिए ऊष्मा का प्रयोग, बी है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग, सी है उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग, और डी है एक से अधिक, या ई है इनमें से कोई नहीं। और इसी तरह से ऑप्शन आपके एग्जाम में भी रहते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीमोथेरेपी क्या है, तो उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। और अगर बात करें, आप कीमोथेरेपी नॉर्मली भाषा में सुनते रहते होंगे न्यूज वगैरह में,
कि कीमोथेरेपी क्या है। तो कीमोथेरेपी जो है एक ऐसी औषधीय उपचार है, एक ऐसी औषधीय उपचार है जो क्या करता है, कैंसर की कौन सी बीमारी, तो कैंसर की कोशिकाओं को, जो बिंदु लिखा जा रहा है वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, नोट डाउन जरूर किया कीजिए। कोशिकाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये आपको पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए। ठीक, अगर बात करें यही रहता रेडियोथेरेपी, तो ऑप्शन बी अगर रेडियोथेरेपी दे देता कि रेडियोथेरेपी क्या है, यहाँ तो आपसे कीमोथेरेपी पूछा गया। तो रेडियोथेरेपी में क्या होता है, विकिरण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो विकिरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं रेडियोथेरेपी में कि इसमें साइक्लोट्रॉन, किसकी बात हो रही है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या, तो साइक्लोट्रॉन मशीन द्वारा विकिरण का, चूंकि विकिरण का प्रयोग में ही होता है, विकिरण का प्रयोग कर क्या करते हैं, प्रभावित अंगों को ठीक किया जाता है। प्रभावित अंगों को क्या किया जाता है, तो ठीक किया जाता है, ठीक किया जाता है। वहीं कैंसर की जब बात आई थी तो उसमें आप एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि आपसे पूछ लेता है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर का अगर अध्ययन की बात करें तो वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान होना चाहिए। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है। तो आगे इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है जीन, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है आरएनए और डी है एक से अधिक या ई है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपसे प्रोटीन की सूचना की बात हुई है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं जीन की बात करें तो जीन में ध्यान रख सकते हैं कि जीन सामान्यता क्या होते हैं, कोडोन होता है। क्या होता है, कोडोन होता है। ये हुआ इसमें पहला पॉइंट। वहीं जीन में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जीन जो है सामान्यता एटीजीसी भी बताएंगे कि क्या, तो एटीजीसी के बने होते हैं, एटीजीसी के क्या होते हैं, बने होते हैं। ये बात हो गई। अब एटीजीसी की बात हुई तो देखिए एटीजीसी क्या है, तो एटीजीसी हो गया एडेनिन और क्या हो जाएगा गुआनिन थायमिसिन और क्या हो जाएगा एक साइटोसिन। यही चारों से मिलकर बना होता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, वहीं जीन की अगर और हम बात करें तो जीन क्या होता है, आनुवांशिक सूचनों के लिए। किसके लिए, तो आनुवांशिक सूचनों के परिवहन के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो हो सके आपसे अगला बार सेंटेंस के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको ये सेंटेंस पता रहेगा तब आप सही गलत समझ पाइएगा। ठीक है, बाकी डीएनए की बात आई है तो डीएनए की अगर बात करते हैं तो ये आपको क्या है, प्रत्येक कोशिका का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जैव अणु है। क्या है? जैव अणु है। बाकी इसका मॉडल किसने डबल हेलिक्स का तैयार किया था? खोजकर्ता कौन है? इससे सारी संबंधित चीज़ें आपको मैराथन में भी हम और कई बार करा चुके हैं। तो बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। किसके बारे में? पल्सर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये है घूमता न्यूट्रॉन तारा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जब आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो सारे ऑप्शन पढ़ करके आप खुद से आंसर लगाने का कोशिश करिए, ठीक है। अब ये बात हो गई कि पल्सर की बात हुई, ठीक। उसी तरह से आपके लिए कुछ कण या फिर उसको तारा बोल सकते हैं कि क्या है, इस तरह से लिख देते हैं कि क्या है और उसका खोजकर्ता भी जानते चलेंगे। जैसे पल्सर की बात आई तो पल्सर क्या है? घूमता न्यूट्रॉन तारा। ये बात हो गई पहला पॉइंट, ठीक है। अगर इसका खोजकर्ता पूछ ले तो खोजकर्ता भी ध्यान रख लीजिएगा साथ ही साथ। जैकोलीन, जैकोलीन बेल, ये हो जाएंगे इसके खोजकर्ता। उसी तरह से तारा में एक और ध्यान रख सकते हैं, क्वासेसर। हो सके पल्सर की जगह क्वासेसर का पूछ दिया जाए तो क्वासेसर की अगर हम बात करें तो इसका खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? खोजकर्ता, तो खोजकर्ता थे कार्ल जिन्स्की। कौन? तो कार्ल जिन्स्की। और सॉरी, और अगर क्या है तो इसको ध्यान रख सकते हैं क्वासेसर के बारे में कि ब्रह्मांड में स्थित चमकीला, क्या हो जाएगा? अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से लिख सके खुद के लिए। चमकीला सक्रिय वस्तु, ठीक। सुन के भी लिख लीजिएगा। एक और तारा का ध्यान रख सकते हैं, किसको? मेसॉन। मेसॉन कण या तारा। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें, खोजकर्ता हो सके मिलान के रूप में आपसे खोजकर्ता ही पूछ लिया जाए तो इसका खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? युकावा। कौन हो जाएंगे? युकावा। और मेसॉन की अगर बात करें तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल है इसी के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? तो मेसॉन कण के कारण लगता है। तो ये सब जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लिया जाए, जो कि होगा 5वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। वहीं अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। कितने के बराबर होता है ये मान आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। वहीं अगर विद्युत ऊर्जा की बात आई है तो कभी कभी इसका फार्मूला भी आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ देगा कि कौन सा फार्मूला इसका सही है, ठीक है, जिसको ई से सूचित किया जाता है। तो अगर बात करें इसके फार्मूले के तो ध्यान रखिएगा, शक्ति यानी कि पावर जिसको पी से सूचित करें, गुना विद्युत युक्ति यंत्र जिसको एन से सूचित किया जाता है, और क्या हो जाता है? समय यानी जिसको टी से सूचित किया जाता है, बटा क्या हो जाता है? 1000। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, पूछा जा रहा है। ये आपको ध्यान देना है। तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या हुआ? जैविक घटक की अगर बात हो रही है तो जैविक घटक में तो इसमें क्या हो जाता है? पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव यही सब तो क्या होते हैं? शामिल होते हैं, जैविक घटक में शामिल होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि नहीं कौन सा है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मृदा वायु, बी है मृदा, सी है पुष्प, या डी है एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो वायु हो जाएगा और मृदा हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक, ये जैविक घटक नहीं है। ठीक है। और यही जैविक घटक जो शामिल होते हैं, इन्हें ही कितने श्रेणी में बांट दिया जाता है? तो 3 श्रेणी में। अब वो 3 श्रेणी कौन कौन सा? तो आपको पता होगा, उत्पादक और क्या? उपभोक्ता और क्या हो जाएगा लास्ट? अपघटन करता। ठीक है। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। और उपभोक्ता में भी आपको ये पता होगा कि प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता, ये सब आपको हम पढ़ाए भी है डिटेल से। तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता, 3 प्रकार का उपभोक्ता, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि होगा 7वां नंबर प्रश्न। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। फिर से आ गया है, देखिए नहीं वाला। जो नहीं वाला प्रश्न होता है ना, वो डेंजरस होता है, गलती की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन ए है पर्णहरित, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें कवक पौधों में, तो ध्यान रखिएगा पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पर्णहरित की जगह आपको क्या रह सकता है? क्लोरोफिल भी। तो पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। यानी आप सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कवक पर्णहरित रहित, यानी कि नहीं होना, रहित, संवहन ऊतक रहित एवं क्या होते हैं? केंद्रक युक्त होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अगर बात करें कवक से और संबंधित की, तो आपको ये पता होगा भी, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है? कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है? तो वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? तो काइटिन की बनी होती है। वहीं बात करें जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडो, इस तरह से लिख दीजिएगा, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? तो सेलुलोज की बनी होती है। वहीं कवक से एक पॉइंट आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कवक में जनन किसके द्वारा होता है? तो बीजाणु निर्माण के द्वारा। किसके द्वारा? तो बीजाणु निर्माण के द्वारा। ठीक है। तो ये बात हो गई, कितनी सारी चीजें हो गई कवक के बारे में। और ध्यान रखना चाहते हैं तो रख ही लीजिए कि कवक जो है कोशिका में, किसमें? तो कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है। खाद्य पदार्थ, तो वो कौन है? ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन है। ये ध्यान रख लीजिएगा।
ठीक है। वहीं अगर एक लास्ट पॉइंट कवक से, कि कवक जो है परजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी और क्या, अपघटक एवं सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस किस रूप में पाया जाता है। एक एक पॉइंट आपको समझिए, एक प्रश्न का आपके लिए पोस्टमार्टम कर दिया जाता है कि ये ना सही तो ये पूछेगा, अगर ये ना सही तो ये पूछेगा। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। और आगे की प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग खुद बताइए, इतनी मेहनत किया जाता है आप लोग के लिए और बिल्कुल पेड बैच जैसा आपके लिए क्लास दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग का क्या फर्ज है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तब जाके आप क्या कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर अभी ही कर दिया कीजिए। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीके जीएस का आपको महत्वपूर्ण सारे क्या कहता है टॉपिक वाइज से लेकर पूरा मॉक टेस्ट डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है, सारे विषय के। यहाँ तक कि आपको जो मैराथन क्लासेस पढ़ाई जाती हैं ना, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो मोटिवेशन के रूप में प्लीज़ एक कमेंट तो कर दिया कीजिए। आपसे बस यही उम्मीद है कि लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं और अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं बेहिचक। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे। बाकी आप लोग ये सब एक बार खुद चेक कर लिया कीजिए। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ट है। ठीक है, अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फोटो वोल्टिक सेल। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें, क्या बात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो फोटोवोल्टिक सेल है ये तो जान ही गए कि किसके लिए सबसे उपयुक्त है। वहीं फोटो इलेक्ट्रिक की बात जब आई है, फोटो इलेक्ट्रिक की जब बात आई है, तो ये उपकरण क्या है, उपकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। वहीं बात करेंगे, देखिए ऑप्शन सी में क्या था, फोटो डायोड, फोटो डायोड। तो फोटो डायोड क्या है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि अपने विद्युतीय गुणों में, विद्युतीय गुणों में क्या करता है, परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है। कब परिवर्तन करता है, कब, जब प्रकाश जो है ग्रहण करता है, जब प्रकाश ग्रहण करता है तब। ये बात ध्यान आपको रख लेना है। ठीक है, अगर बात करें डायोड का, डायोड सिर्फ कि डायोड क्या है, तो डायोड जो है एक पीएन जंक्शन है, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि पीएन क्या है, जंक्शन है, जो कि क्या करता है, जो विद्युत धारा की, विद्युत धारा की एक दिशा में प्रवाहित करता है, विद्युत धारा की एक दिशा में प्रवाहित करता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। हो सके आपसे क्या पूछ ले तो हर जानकारी क्लियर कट आपको होनी चाहिए। वहीं फोटोवोल्टिक सेल की एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि फोटोवोल्टिक सेल जो है, इसको सामान्य रूप से अगर बात करें, सामान्य रूप से
तो क्या कहा जाता है? सोलर सेल भी कहा जाता है, सोलर सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न पे। प्रश्न जब लंबा चौड़ा रहे तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, टाइम दे के। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, और यह गोलकीपर को किस प्रकार से सक्षम बनाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग परिवर्तन को दर को कम करने में। और आपको हम टॉपिक वाइज में डिटेल से पढ़ा चुके हैं, बल्कि न्यूटन का तीनों नियम जाके आप देख सकते हैं। वहीं बात करें तो आप क्या ध्यान रख सकते हैं, आवेग की बात आई है। आवेग जो होता है वो क्या होता है? तो बल एवं सूक्ष्म समय का, किसका? तो सूक्ष्म समय का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गई। समय का मान बढ़ाने पर क्या होगा? इस तरह से लिख लीजिएगा कि समय का मान बढ़ाने पर बल का मान क्या हो जाएगा? बल का जो मान है वो कम होगा, और कम होगा तो फिर क्या होगा? जिससे चोट लगने की संभावना भी कम होगी। चोट लगने की क्या होगी? संभावना कम होगी, संभावना कम होगी। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं एक पॉइंट आप ये और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं आवेग से, कि आवेग जो है सामान्यता क्या होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए आगे की ओर चर्चा कर लिया जाए। निम्न में से किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा क्या? जिप्सम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपसे प्रश्न क्या कर सकता है? पूछ लिया जा सकता है। वहीं जिप्सम की बात करें तो जिप्सम से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसका उपयोग जो है सीमेंट के जमने की दर को, सीमेंट के जमने की दर को क्या करता है? कम किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, वहीं यहाँ ऑप्शन नंबर बी था प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका सूत्र काफी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा CaSO4 हाफ H2O, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर क्या कहता है जिप्सम का सूत्र पूछ लेगा तो। अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ सीमेंट के जमने की दर को किससे कम किया जाता है? तो जिप्सम से किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा की बात कर ले तो बेकिंग सोडा का भी सूत्र, और ये आपको सूत्र भी हम पूरा पढ़ा चुके, बेकिंग सूत्र। ठीक, तो इसका अगर बात करें तो क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, वहीं अगर बात करें और कुछ की तो आप ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं? धोवन सोडा का सूत्र, चूँकि लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। धोवन सोडा की अगर हम बात करें तो Na2CO3, ये हो जाएगा क्या? इसका सूत्र। तो ये दोनों सूत्र में लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार आप लोग इसका आंसर खुद से चेक करके देखिएगा, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है और जिप्सम भी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, एक बार आप लोग इसको रीचेक कर लीजिएगा।
चलिए आगे की बात कर लेते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? धातु ऑक्साइड की बात हो रही है। अम्लीय के, या फिर उदासीन, या फिर मीठा, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो धातु ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, अगर इसकी हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में था ही नहीं क्षारीय प्रकृति। वहीं अगर बात करें अधातु के ऑक्साइड रहता तो अधातु के ऑक्साइड तब वो किस प्रकृति के हो जाएंगे? तब वो हो जाएंगे अम्लीय प्रकृति के। तो दोनों को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो कुछ धातु को इस तरह से लिख सकते हैं कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड, कुछ धातुओं के ऑक्साइड की जब बात आती है, जैसे AI, ZN, PB, ये सब क्या है? आदि जो है उभयधर्मी ऑक्साइड की अगर बात कर लें तो ये सब क्या है? अम्ल और क्षारक दोनों की भांति काम करते हैं। यानी कि अम्लीय और क्या कहता है क्षारीय दोनों प्रकृति की भांति काम करते हैं, यही कहा जा रहा है। दोनों की भांति क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, ध्यान होना चाहिए। वहीं अगर बात करें कुछ और नाम जान लीजिए, जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? जो है आदि, ये जो सब ऑक्साइड हैं ये किस प्रकृति के होते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा उदासीन प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? तो उदासीन प्रकृति के होते हैं। वहीं आप यहाँ पर एक पॉइंट और है जो महत्वपूर्ण बन सकता है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, ऑक्साइड की जो प्रकृति है, ऑक्साइड की प्रकृति है वो क्या होती है? क्षारीय से अम्लीय होती है। क्षारीय से क्या होती है? अम्लीय होती है। तो हर तरह से सेंटेंस में पूछ ले, किसी तरह से पूछ ले, मिलान में पूछ ले, नेचर से पूछ ले, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है क्या? 12 नंबर प्रश्न। 12 से चलिए देखते हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? जब बात आएगी श्वसन वर्णक की तो इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिका में। तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी पूरा ऑप्शन आप लोग पढ़ के आंसर लगाया कीजिए, ठीक है। चूंकि लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। वहीं बात करें किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से हीमोग्लोबिन वर्णक की जब बात आई है तो ये ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से, किससे? तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, हम एक एक बेसिक रूप में आपको जानकारी देना चाहते हैं ताकि जो भी पूछे आप आंसर कर पाइए। अभिक्रिया कर एक अस्थायी यौगिक क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ग्लोबिन क्या करता है? बनाता है। ये जानकारी लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यही जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ये बनाता है, यही क्या करता है? रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के
विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। विभिन्न कोशिकाओं तक क्या करता है, पहुंचता है या पहुंचाता है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज। पॉइंट आप ही लोग के लिए इतना मेहनत से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाए 13 नंबर प्रश्न पे। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है मृदा से, बी है पर्णहरित से, सी है वायुमंडल से, डी है एक से अधिक या ई है इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्यतः की बात आएगी तो मृदा से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं। वहीं अगर बात करें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पौधे को मृदा से कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखिएगा 17 पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर वही आपको ये भी पता होना चाहिए कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो जाइलम द्वारा। लेकिन वही पूछेगा कि खाद्य पदार्थों का परिवहन, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तब क्या हो जाएगा, फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम बराबर आपको एग्जाम में मिलते रहता है। ठीक है, वहीं यहाँ ऑप्शन बी था पर्णहरित। तो ध्यान रखिएगा ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए थी। चलिए अब आगे की चर्चा कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। इस बार देखिए सही आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है मलेरिया क्लोरोक्विन, जो कि सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी है स्कर्वीथाइमिन, ये तो क्या है, गलत है, चूंकि स्कर्वीथाइमिन दिया है। वही ट्यूबरक्लोसिस एनटीएस, ये भी गलत है। तो सही हमसे पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, मलेरिया की बात आई है, तो मलेरिया क्या, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं बात करें स्कर्वी जो है यहाँ पर किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। और ट्यूबरक्लोसिस जो कि ऑप्शन नंबर सी था, ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस से अगर बचाव करना है तो किसका टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका, तो बीसीजी का टीका। तो अब समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों क्यों गलत हो गए। ठीक है, उसी तरह से अगर टिटनस का सुने होंगे कि इससे बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और इसी में एटीएस इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ठीक है, वहीं मलेरिया की जो दवा है, अगर बात करें मलेरिया की दवा के रूप में किसकी बात हो रही है, कुनैन की। तो पूछ लिया जाता है कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, तो ये सिनकोना की छाल से। किससे, सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु निम्न में से कौन है। लाल रक्त कणिका विहीन पूछा जा रहा है, तो इनमें से देख लीजिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केचुआ हो जाएगा। चूंकि अगर बात करें तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिका विहीन होना चाहिए, यानी कि
तो इस तरह से आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि केचुआ के रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, लाल होता है, लेकिन इसमें लाल रक्त कणिकाएं क्या है? नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ये बात हो गई। ठीक है। इसके रक्त का लाल रंग भी किसके कारण होता है? तो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये बात हो गई। वहीं जो था ऑप्शन नंबर ए, मोर मेढक की अगर बात करें या फिर सांप, तो ध्यान रखिएगा कि इसके रक्त में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आरबीसी पाया जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और केचुआ किस संघ का जीव है ये भी पूछ लिया जाता है। तो एनेलिडा संघ का। किसका? एनेलिडा संघ का जंतु है। ये आपको पता होना चाहिए। वही मेढक की बात करेंगे तो मेढक क्या है? उभयचर में आ जाता है। उभयचर कहने का मतलब हो गया कि जो स्थल एवं जल दोनों में रहने वाला जीव हो गया। कौन? तो मेढक हो गया। सांप की बात करेंगे तो सांप क्या होगा? सरीसृप जीव हो जाएगा। सरीसृप का कहने का मतलब क्या हो गया? रेंगने वाला जीव हो गया। रेंगने वाला जीव हो गया। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं, जो कि होगा 16 नंबर प्रश्न। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। चूंकि वर्ण विक्षेपण की घटना में ही क्या होता है? किरण का विघटन होता है। कितने रंगों में? तो 7 रंगों में हो जाता है। कितने रंगों में? रुकिए, रंग अच्छा से लिख देते हैं। 7 रंगों में। ठीक है। क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। जिसमें जो है ऊपर लाल रंग और सबसे नीचे की बात करें तो कौन होता है? बैगनी रंग। बाकी आपको कितनी बार बता चुके हैं कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, कम होता है, ये सब बता चुके हैं। वहीं आपको ध्यान होना चाहिए कि जो वर्ण विक्षेपण है जो तरंग दैर्घ्य का, किसका? तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। रंग की चर्चा आई है तो रंग भी कितने प्रकार का? मुख्यतः अगर बात करें तो 2 प्रकार का। वो कौन सा? प्राथमिक रंग जिसमें क्या आ जाता है? लाल, हरा और कौन सा? नीला। ये क्या कहलाता है? प्राथमिक रंग कहलाता है। और द्वितीयक रंग की बात करें तो द्वितीयक रंग में तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या आ जाता है? पीला, सियान और क्या? मैजेंटा। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा, क्या दिक्कत है। 17 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा जो कहा जाता है ये एटीपी को कहा जाता है। ठीक है। वही एटीपी जिसका पूरा रूप क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये होता है इसका पूर्ण रूप। ठीक है। यही बात करें एटीपी का और क्या क्या काम है? ऊर्जा मुद्रा तो जान ही गए। तो ये क्या करता है? सक्रिय स्थानांतरण में आवश्यक है। और क्या करता है? संग्रहित ऊर्जा के रूप में होता है। बाकी कोशिका झिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक विभव का नियंत्रण भी ये करता है।
तो जो महत्वपूर्ण है वो आपको लिख दिया गया। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं, और उससे पहले ये जानकारी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट रखिए, देखिए आप लोग खुद बताइए, इतना एनसीईआरटी बेस्ट, एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाया जाता है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे। तो आप लोग का क्या फर्ज है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, और कमेंट तो किया ही कीजिए कि आपको इस सेशन से कैसा लगता है, या फिर इस सेशन से आपको और क्या सुझाव है, आपकी क्या राय है। कुछ भी इस सेशन से संबंधित आप कमेंट दे सकते हैं। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बाकी आपको जीके जीएस का फुल निचोड़ मिलता रहेगा रेगुलर सेशन 1 बजे दोपहर में। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल से जुड़िए, कमेंट जरूर कीजिए, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा कर लें 18 नंबर प्रश्न पे। और आज है साइंस का प्रश्न, जबकि डेली आपको विषय वाइज कराए ही जा रहे हैं बिल्कुल डिटेल्स के साथ। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? तो इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वही बात करें, जिसका उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया है, अगर बात हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अमोनोटेलिक जीव, अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब अमोनोलिटिक जीव के उदाहरण की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे? जलीय कशेरुकी, जलीय कशेरुकी हो जाएंगे, अस्थिल मछलियाँ हो जाएंगी, अस्थिल मछलियाँ हो जाएंगी। ये सब बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, आप खुद जाइए चेक करके देख सकते हैं। उभयचर, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके अंतर्गत का जीव आ जाएंगे। और वही जो जीव हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक जीव कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएंगे यूरियोटैलिक जीव में? तो इसमें आ जाएंगे स्तनधारी, स्तनधारी एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाता है। मनुष्य हो गया, मेढक भी आ जाता है इसके अंतर्गत, जबकि मेढक क्या है? उभयचर है, लेकिन अधिकांश मेढक इसके अंतर्गत आ जाता है, आप बाद में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वही बात करें कि यूरिक, ये हो गया यूरिया उत्सर्जी उत्पाद। वही अगर यूरिक अम्ल उत्सर्जी उत्पाद रहे तो यूरिक अम्ल, तब वो कौन सा जीव हो जाएंगे? यूरिकोटेलिक जीव, यूरिकोटेलिक जीव के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल में? तो पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, या फिर कीट हो गया। तो ये जो पॉइंट आपको बताया जाता है, डिटेलिंग इतना दिया जाता है, इसको जरूर ध्यान दिया कीजिए, इसी से प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। चलिए 19 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा कौन सा? फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वहीं आपसे ये पूछ सकता है प्रश्न कि विद्युत ऋणात्मक के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो सर्वप्रथम बर्जीलियस ने बताया था। किसने बताया था? तो सर्वप्रथम बर्जीलियस ने बताया था। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर आपसे ये पूछ दे कि विद्युत ऋणात्मकता की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो जब गणना की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, लाइनस पाउलिंग ने। किसने? लाइनस पाउलिंग ने की थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं 20वें नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेप्सिन है। ठीक है, अमाशय में भोजन की अगर हम बात करें तो कितने घंटा तक रहता है? 3 से 4 घंटा तक। कितने घंटा तक?
तो 3 से 4 घंटा तक रहता है। ठीक है, और अमाशय में ही क्या होता है, भोजन का मंथन होता है और आंशिक पाचन भी होता है। ये कह सकते हैं आंशिक पाचन भी होता है, ये आपको पता भी होगा। वहीं अमाशय की में ये ध्यान रख सकते हैं कि अमाशय की दीवार में क्या होती है, कौन सी ग्रंथियां होती है, तो जठर ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां, तो जठर ग्रंथियां। और इसी से क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, तो जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, चूंकि जो जठर रस होता है ये किस प्रकृति का होता है, तो ध्यान रखिएगा अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और अमाशय से ही क्या होता है, ध्यान रख सकते हैं कि अमाशय से ही रेनिन स्रावित होता है। रेनिन स्रावित होता है, जो क्या करता है, यह रेनिन स्रावित होता है तो दूध के केसिन प्रोटीन को, दूध के क्रेसिन प्रोटीन को क्या करता है, पारा मतलब कैसिनेट में बदल देता है। सीधे लिखे किस में बदल देता है, तो कैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए आज के सेशन के लास्ट प्रश्न को देख लिया जाए। लाल शैवाल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। लाल शैवाल का पूछा गया है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जेलेडियम, तो ये तो है। ऑप्शन बी है ग्रेसिलेरिया, तो ये भी है। ऑप्शन सी है यूलोथ्रिक्स, तो ये नहीं, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। इसका उदाहरण की बात हो रही थी और ये दोनों नाम भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगर बात करें लाल शैवाल और भूरा शैवाल, एक ध्यान रखिएगा। लाल शैवाल की, तो पहले लाल शैवाल की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ये किससे निर्मित होती है, तो सेलुलोज से। किससे, तो सेलुलोज से। इसे में आप ध्यान रख सकते हैं कि जो लाल शैवाल है यह क्या है, रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन सा वर्ग, रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, उदाहरण में आप ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या, पोफिरोरिडियम, जो बार बार पूछा जाता है, पोफिरोरिडियम, चोंडरस, ये सब क्या है, लाल शैवाल का ही उदाहरण में आ जाता है। एक झलक चलिए भूरा शैवाल को भी डाल लेते हैं कि फिर भूरा शैवाल में क्या होगा। तो भूरा शैवाल जो है, इसकी कोशिका भित्ति की अगर हम बात कर ले, कोशिका भित्ति, देखिए जो भी ये 40-50 मिनट का वीडियो होता है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और बिल्कुल आपको सीरीज से रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल डिटेल्स के साथ। तो देखा कीजिए, सेलुलोज आपको रटा रटाया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसा मिले जो एग्जाम में आपको काम दे। एल्गिन का बना होता है सेलुलोज, और किसका बना होता है, तो एल्गिन का बना होता है। ये किस वर्ग के अंतर्गत आएगा भूरा शैवाल, तो ये आता है फियोफाइसी वर्ग का। फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत ये आ जाता है। अगर इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना हो तो उदाहरण में फ्यूकस क्या हो जाएगा, फ्यूकस हो गया। एक ध्यान रखिएगा एक्टोकार्पस, ये सब इसके उदाहरण में आ जाते हैं। तो ये था 21वां नंबर प्रश्न। तो आज का साइंस क्लास कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर किया करें, आपसे आशा रहेगी। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।